नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वैशाली के महनार एसटीओ का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद आंगनबाड़ी सेविका पति को किस तरह से एसटीओ साहब थप्पड़ चढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। लाल घेरे में दिख रहे शख्स एसटीओ और नीली शर्ट में जो शख्स पिटता हुआ नजर आ रहा है वो सेविका का पति बताया जा रहा है। कर्मचारियों को एसडीओ की तरफ से चेतावनी भी दी गई, जिसमें सेविका पति को थप्पड़ जड़ा जाता है एसडीओ की तरफ से। और एसडीओ ने थप्पड़ जड़ने के बाद लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। दरअसल एसडीओ देशरी प्रखंड का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई थी और तभी प्रखंड प्रमुख ने एसडीओ से सेविका पति की शिकायत कर दी। सेविका पति बिचौलिए का काम करता था। पत्नी के नाम पर पति का काम करने की बिहार में परंपरा सी चली आ रही है। एसटीओ ने जब जांच में इसे सही पाया तो आग बबूला हो उठी और प्रखंड के कर्मचारियों की उन्होंने जमकर क्लास लगा दी। वहीं मौके पर मौजूद सेविका पति को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि एसटीओ के थप्पड़ कांड का न्यूज़ 18 समर्थन नहीं करता है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि गलती करता है तो उसे कानून के तहत सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर अधिकारी इस तरह से खुलेआम किसी जनप्रतिनिधि या उसके घर के सदस्य की पिटाई करने लगे तो समाज में किस तरह का संदेश जाएगा, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बीटेक के छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद जमकर बवाल किया गया, जिसमें कुलपति आवास के सामने छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया है। इस दौरान हंगामा करने वाले छात्रों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है और छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए। देखिए, यहाँ इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए जिन गमलों का इस्तेमाल किया गया था उसे तोड़ा गया। जो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय पूसा में हो रहे हंगामे का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। और क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदा में बीटेक के छात्र अखिल साहू की सड़क दुर्घटना में मौत होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हंगामा छात्रों के द्वारा किया जाता है और उसमें तोड़ फोड़ होती है। और ये तस्वीर उस बात की तस्दीक कर रही है कि छात्र कितने आक्रोशित थे। और यहाँ पर ये कुलपति आवास के सामने की तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेट पे तोड़ फोड़ की गई है और ये तस्वीर उस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर कितना बड़ा हंगामा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे 2 वाहन लगे थे, उन वाहनों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया प्रदर्शनकारी जो लोग थे उनके द्वारा। और 2 वाहन यहाँ पर आपको तस्वीर जो है वो 2 वाहन यहाँ पर आग के हवाले कर दिए गए। काफ़ी तोड़ फोड़ के और यहाँ पर तस्वीर देख कितना उस समय भयावह हुआ। वो जो पेड़ है ऊपर, वो पेड़ में भी आग पकड़ ली थी, जिसे बाद में उसे नियंत्रित किया गया। और यहाँ पर वाइस चांसलर का जो ये आवास है, इस आवास के अंदर उपद्रवी जो थे वो घुस करके काफ़ी हंगामा किए। जिसके बाद यहाँ पर जो गार्ड तैनात थे, सुरक्षा गार्ड, उनके द्वारा फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग यहाँ पे हुई। उसके बाद पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस लाठीचार्ज की और उसके बाद यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानना चाहिए क्या कुछ घटना हुई। सर, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई, उसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए? विश्वविद्यालय में अनिश्चित काल के लिए पठन पाठन बंद कर दिया गया है और जो छात्र हैं उनको हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया है। और सभी छात्र, ज़्यादातर छात्र जो हैं वो अपना हॉस्टल खाली कर रहे हैं, धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। लगभग 50% छात्र खाली कर रहे हैं और उसमें जो छात्रों को सहायता दी जा सकती है वो सहायता देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपना हॉस्टल खाली कर सकें। और बाकी जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं। पुलिस जांच करेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन लोग थे वो जो विश्वविद्यालय को नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन जो आशंका व्यक्त की गई है कि रात में हुए पूरे उपद्रव के दौरान इसमें
बाहरी लोग प्रवेश किए, जिसके बाद स्थिति भयावह हो गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अब बात उस खबर की जिसने आम जनता को बड़ी राहत दी है। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर यह बड़ी राहत आम लोगों को हासिल हुई है। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के साथ ही 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हो चुका है पेट्रोल। और देखिए, आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम जानकारियां जो सीधे तौर पर आपके बजट पर आपको राहत देती नजर आएंगी। कितना कम हुआ टैक्स, ये सबसे पहले जान लीजिए। तो 27 रुपए 90 पैसे पेट्रोल जो अब से पहले आप दे रहे थे, अब 19 रुपए 90 पैसे की ये राहत जो है, एक्साइज ड्यूटी इतनी कम हुई है। 19 रुपए 30 पैसे जो डीजल पर अब तक आप दे रहे थे, तो वो अब कम होकर 15 रुपए 80 पैसे के हिसाब से आपको अब सहूलियत के तौर पर हासिल होगी। तो केंद्र की तरफ से ये राहत दे दी गई है, लेकिन अब उम्मीदें लोगों की राज्य सरकार पर जाकर टिक गई हैं। 7 रुपए सस्ता हो गया डीजल। अब बिहार के लोगों को ये बड़ी राहत किस रूप में मिली है, जरा वो भी जान लेते हैं, क्योंकि बिहार के लोग अब राज्य सरकार की तरफ निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं कि बिहार के लोगों को राज्य सरकार क्या राहत देने जा रही है। क्या राज्य सरकारें वित्त मंत्री की अपील पर ध्यान देंगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या राज्य सरकारें वैट की दर में कटौती करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि वित्त मंत्री ने तो कह दिया कि अब राज्य सरकारों को अगर आम जनता को और राहत देनी है तो वो अपने एक्साइज ड्यूटी को, वैट को कम कर दें और आम जनता को और राहत दे दें। लेकिन ये क्या बिहार के लोगों को हासिल हो पाएगा? हालांकि पक्ष और विपक्ष सभी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ये राहत बिहार के लोगों को भी मिल जाएगी, लेकिन इस दिशा में कब तक कदम उठाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। बिहार सरकार ने वैट जो है वो 16.37% जो कम किया है, उसके बाद बिहार के लोगों को ये राहत जरूर हासिल हो सकती है। क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को, महंगाई कम करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल के तौर पर भी अब देखा जाए कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में काम करती हैं या नहीं करती हैं? तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि बिहार में लोगों को ये बड़ी राहत किस रूप में मिली है, जरा उन दामों को भी जान लीजिए। अब तक 116 रुपए 21 पैसे लोगों को देने पड़ रहे थे। अगर आप पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे में आप इससे पहले, यानी कि कल 12 बजे रात से पहले आप क्या राशि पे कर रहे थे, वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते चलें, क्योंकि तेल की कीमतों में कटौती जो है वो लोगों को इस वक्त थोड़ी ही सही लेकिन बड़ी राहत जरूर दे रही है। तो तेल की कीमतों में कटौती को अब ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि आम जनता की जेब पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन क्या ये आम जनता को राहत मिल चुकी है? पेट्रोल की कीमत की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर ये सस्ता हो चुका है। वहीं डीजल की बात करेंगे तो डीजल में भी ये कटौती की गई है, इसकी कीमतों को भी घटाया गया है। 7 रुपए प्रति लीटर कटौती की गई है, यानी सीधे तौर पर ये सस्ता आपके जेब पर, ये वजन जो अब तक महंगाई का भार था वो अब कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पेट्रोल पर अब ये राशि कितने रूप में आप अब तक दे रहे थे और अब इससे आपको कितना कम खर्च करना होगा, ये भी जान लीजिए। बिहार के आंकड़े में आपको दिखा रहे हैं, 116 रुपए 21 पैसे ये वो राशि थी जो आज तक आप, यानी कि रात के 12 बजे से पहले आप जब पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते होंगे, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते होंगे, तो आपने आज तक दिया होगा। लेकिन अब रात के 12 बजे के बाद से ये राशि 107 रुपए 22 पैसे पर जा पहुंची है, यानी कि ये राहत आपको मिली है। वहीं डीजल की भी बात कर लेते हैं। डीजल में ये कटौती किस रूप में आपको बिहार में नजर आ रही है? 101 रुपए 4 पैसे आज से पहले दिए जा रहे थे। ये राशि जो है वो आम जनता जो है वो लगा रही थी जब वो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचती थी, लेकिन इसमें भी कमी की गई है, 7 रुपए की कमी। और उस 7 रुपए की कमी का असर देखिए कि 94 रुपए 2 पैसे ये अब हो चुका है, यानी कि अब डीजल आप भरवाएंगे। डीजल और गैस के साथ रसोई गैस की भी बात हम जरूर करेंगे। रसोई गैस सस्ता हुआ है, लेकिन यहां ये ध्यान देने योग्य बात है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग इसके दायरे में आते हैं उनको ये राहत हासिल होगी,
गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उज्ज्वला योजना का लाभ उठाते, एक अच्छी तादाद उनकी भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कितना असर सीधे तौर पर उन लोगों को हो रहा है। कटौती का असर जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अगर महंगाई दर कम हुआ है इस राहत के साथ ही, तो राशन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीधा असर डीजल से ट्रांसपोर्टेशन पर और ट्रांसपोर्टेशन से आपके बजट पर फर्क पड़ता है। फल और सब्जियां जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, यात्रा का खर्च अब कम होगा और रसोई सिलेंडर सस्ता हो गया है। लेकिन ये उज्ज्वला योजना के तहत साल के 12 सस्ते सिलेंडर आपको हासिल होंगे और इसका सीधा असर 9 करोड़ लोगों को फायदे के तौर पर, जो लोग गैस का उपयोग उज्ज्वला योजना के तहत कर रहे हैं, उन्हें हासिल होने जा रहा है। तो एक बड़ी राहत केंद्र सरकार ने लोगों को जरूर दी है और एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर केंद्र सरकार से राहत मिलने के बाद देखिए, बिहार में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर को कम करने की मांग अब तेज होने लगी है। बीजेपी के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार से वैट की दर को कम करने की मांग की है और क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। केंद्र के सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती करके महंगाई से देश के जनता को भारी राहत दी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता आज आभार व्यक्त कर रहा है। अब राज्य सरकार को चाहिए कि वैट में कटौती करके थोड़ा महंगाई में और निजात दिलाए और थोड़ा और कटौती करके देश के जनता को महंगाई से राहत दे। एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमत को घटाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है और इससे एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल डीजल, खासकर डीजल का दाम अगर बढ़ा होता है तो उससे कई चीजों पे इफेक्ट होता है। निश्चित रूप से आगे भी इसे कंट्रोल करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। देखिए, पहले की सरकार में जब तेल 57 रुपये था डीजल, तो लोग कहते थे कि महंगाई बहुत है और उस समय महंगाई डायन थी। अब जब 100 रुपये से ऊपर हो गया डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, तो अभी लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि महंगाई जो है वो भौजाई हो गई है। अब बताइए कि सरकार को टैक्स इतना लगा रहा है तेल में, वो तेल पर सबसे पहले तो टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स जब तक कम नहीं करेगा तब तक आम लोगों को राहत नहीं होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 25 रुपये टैक्स कम करें। देखिए, राज्य अगर अपनी तरफ से वैट में थोड़ी कटौती कर दे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी और कम हो जाएंगी और आम आदमी को थोड़ी और राहत मिलेगी। लेकिन राज्यों से बहुत उम्मीद अभी की नहीं जा सकती है। वजह बहुत साफ है कि राज्यों के पास अब इनकम का जरिया सिर्फ और सिर्फ वैट बचा है। जीएसटी का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है उनमें राज्यों का जो हिस्सा होता है जीएसटी का, वो 3-4 वर्षों से नहीं मिला है, 2.5 वर्षों से नहीं मिला है। तो अगर वैट में बड़ी कटौती राज्य कर दें तो अपना खर्च नहीं निकाल पाएंगे, अपने कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकारें नहीं दे पाएंगी। इसलिए हम राज्यों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हमारे लिए हमेशा ही लोग पहले होते हैं। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ये हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और जीवन की सुगमता को आगे बढ़ाएंगे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस की कीमत में कमी किए जाने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी देने के फैसले से लाभार्थियों के बजट में काफी आसानी होगी। और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जी हां, जेडीयू दफ्तर में 1 महीने के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। जिले को लेकर अब सियासी हलचल जो है वो बहुत तेज हो चुकी है और तेज होने के पीछे की वजह भी बताते चलें, क्योंकि ये 1 महीना और इस 1 महीने के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू दफ्तर पहुंचना। नीतीश कुमार इस दौरान कई कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार पहले भी आते रहे पार्टी दफ्तर, बीच में कोरोना काल में बंद हो गया था, अब फिर से उन्होंने प्रारंभ किया है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं। तो ललन सिंह ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक रूटीन
जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेटीयू कार्यालय में उपस्थिति या पहुंचना, इसे किसी और नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने जायजा लिया है। क्या कुछ इस दौरान यहां पर हलचल देखने को मिली, जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 महीने के अंदर दूसरी बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आगवानी की और बिहार सरकार के कई मंत्री विजय चौधरी, ललन सिंह, अशोक चौधरी मौजूद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी यहां पर मौजूद है, उन्होंने भी नीतीश कुमार की आगवानी की। और जाहिर सी बात है जेडीयू दफ्तर में मुख्यमंत्री का 1 महीने के अंदर दूसरी बार आना कई तरह के संकेत देता है। संगठन की मजबूती कैसी है जमीनी स्तर पे, उसकी जानकारी तो ले ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हो जाती है जेडीयू दफ्तर में जब वो नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। और इस वक्त जेडीयू में अंदर खाने कई तरह की चर्चा है और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आरसीपी सिंह राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उस बीच में इस तरह के कार्यकर्ताओं से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई सारी जानकारियां कार्यकर्ताओं के जुबानी नीतीश कुमार तक पहुंच जाती है। नीतीश कुमार जो विकास कार्य कर रहे हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंची कि नहीं, इसकी भी जानकारी। लेकिन इन सब हलचल के बीच में मुख्यमंत्री का जेडीयू दफ्तर में आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करना कई बड़े संकेत देता है। और जाहिर सी बात है जेडीयू के लिए इस तरह का बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद नीतीश कुमार इस तरीके से जेडीयू दफ्तर में आकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये संकेत है कि संगठन के साथ साथ पार्टी को लेकर जेडीयू कितना ज्यादा गंभीर हो गई है और खासकर इस वक्त जब बिहार की सियासत में हलचल बेहद तेज है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए नीतीश सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के अलावा स्पेशल विजिलेंस यूनिट का भी गठन किया। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग सका। और तो और युवाओं के रोल मॉडल कहे जाने वाले आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी भी अब भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गया के पूर्व जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की एफआईआर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर चुकी है कि आखिरकार नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार कब रुकेगी। ऐसा नहीं कि अभिषेक सिंह अकेले इस दायरे में हैं। कार्रवाई की जद में 2 आईपीएस अफसर, मगध प्रक्षेत्र के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा और गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार भी हैं। इनके खिलाफ जांच चल रही है। ये पहला मौका नहीं जब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। इसके पहले भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बालू माफिया से सांठगांठ करने के आरोप में सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे और सुधीर पोरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के भी आदेश दे दिए हैं। इनमें केपी रमैया, एसएम राजू और रामाशीष पासवान शामिल हैं। बिहार में ये पहला मामला है जब एक साथ 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार ने दी है। ये तीनों महादलित छात्रों के लिए चलने वाली कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना में हुई 5 करोड़ 55 लाख रुपए के घोटाले के आरोपी हैं। ऐसे नौकरशाहों की इन कारगुजारियों से बिहार की छवि धूमिल हुई और पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। क्योंकि आईएएस और आईपीएस सर्विस में जो लोग रहते हैं वो तो एक अलग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री होता है और पूरे देश के पैमाने पर उस इंडिविजुअल को भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और लोग प्लेज कर लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम लोगों की सेवा करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है और वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार से वो कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष सरकार के ढुलमुल रवैये को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। 2005 में इस जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा के बाद बिहार राज्य में उच्च अधिकारियों में भ्रष्टाचार की होड़ नजर आई। काफी संख्या में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। अरे बिहार तो वो प्रदेश है जहां डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती की गई है। जब इतने वरीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है
तो अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और कार्रवाई करके सरकार की तरफ से नजीर पेश की जाती है कि अगर आप एक रोल मॉडल की तरह समाज में हैं और आपको जवाबदेही मिली है और तब आप गड़बड़ी करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। पक्ष विपक्ष के बीच तू मैं के बीच सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगी। पूर्व अधिकारियों की माने तो सरकार नौकरशाहों के साथ सीधा संवाद भी कर व्यवस्था कायम कर उनको कई तरह से जिम्मेवार बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है। इसके लिए नीतीश कुमार को वही पहले वाली जो उनकी सरकार थी 2005 में वही उसको उतने कड़ाई के साथ सख्त माने उसको अमली जामा पहनाना होगा, तभी जाकर के काम बन सकेगा, नहीं तो यह सिर्फ यह एक जुमला बन करके ही रह गया। इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और हमको लगता है कि इस संबंध में सीनियर अफसर्स के साथ, जूनियर अफसर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग लोग करके ये मैसेज दें, बराबर लोगों के मोराल को बराबर बूस्टअप करते रहें कि ऐसा वो नहीं करें, क्योंकि जो भी करेंगे आज धड़ल्ले से सब पकड़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय खोजे जा रहे हैं, उपाय भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या केवल नौकरशाह अपने बलबूते भ्रष्टाचार कर रहे हैं या ये फिर सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से आ रही है, जहां पर बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मुड़वड़िया गांव का रहने वाला बच्चा बताया जा रहा है, बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई है। मुड़वड़िया गांव का रहने वाला था बच्चा। गांव के समीप गड्ढे से लाश की बरामदगी हुई है। पिपरिया पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।